कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से मैं आपकी हिंदी की क्लासेज प्रारंभ कर रही हूँ। तो आज पहला अंक है और इसके पहले कक्षा 6, 7, 8 की जो भी उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पुस्तकें हैं उनको मैं पूरा कर चुकी हूँ और जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत सभी पाठों के अभ्यास, कार्य, प्रश्नोत्तर, भाषा, व्याकरण और जो भी उसमें दिया गया है संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ सब कुछ मिल जाएगा। और आज से पहला अंक मैं लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 9 का। तो कक्षा 9 की ये मेरे पास अरिहंत की बुक है, यूपी बोर्ड 2025-26 पूर्णतः संशोधित संस्करण है ये अरिहंत की। आपके पास जो भी हो उससे आप पढ़िएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। मैंने ये किताब से ही पढ़ाना उचित समझा क्योंकि जिन बच्चों के पास किताबें पुस्तकें नहीं हैं या नहीं लेना चाहते हैं तो वह इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यदि आप पुस्तक नहीं खरीदना चाहते या नहीं है आपके पास या आप नहीं लेना चाहते तो कृपया इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। मनुष्य में अभिव्यक्ति का गुण जन्मजात होता है, अर्थात जब व्यक्ति पैदा होता है तब अभिव्यक्ति यानी प्रस्तुति, जिसे आप प्रेजेंटेशन कहते हैं, मनुष्य में अभिव्यक्ति का गुण जन्मजात होता है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। इसके माध्यम से वह अपने विचारों को गद्य या पद्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। पद्य होता है आपकी कविता और गद्य होता है आपका जैसे कहानी, कथा, कथा कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा, वृतांत, संस्मरण, ये सब आपके गद्य के अंतर्गत आते हैं। और जो छंद, सवैया, दोहा, सोठा या किसी भी प्रकार का कोई भी पद्य है, कविता छंद युक्त है अथवा छंद मुक्त है, वह सब आपकी पद्य के रूप में आती है। तो पद्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। गद्य शब्द गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, बताना या कहना होता है। गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय को जोड़ने से गद्य शब्द की उत्पत्ति होती है। छंद, तुक, लय। छंद जो है वो छंद एक निश्चित नियमावली है कविता लिखने की, कि इस प्रकार छंदों के कई प्रकार होते हैं और उनका अपना अपना, कुछ छंद वार्णिक होते हैं, कुछ मात्रिक होते हैं, तो उनमें अपना अपना नियम होता है कि ये छंद किस प्रकार से कितनी मात्राओं को, कितने वर्णों को लिखा जाएगा, तो ये सब उसमें वर्णित होता है। तो छंद, तुक यानी तुकबंदी यानी जो अंतिम शब्द है उसको बराबर से तुकांत जिसे कह सकते हैं, जिसका एक जैसा ही अंतिम शब्द जो है, पंक्ति का अंतिम शब्द, हर पंक्ति का अंतिम शब्द एक दूसरे से तुकांत में हो, अर्थात मिलता जुलता हो। तुक, लय। लय यानी उसमें जो ध्वनि एक लयबद्ध होती, क्योंकि कहानी, कथा, नाटक ये सब ऐसे ही पढ़े जाते हैं पत्र की तरह, लेकिन पद्य जो है वो लय में गाया भी जा सकता है। जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, सवैया, ये सब लयबद्ध रचनाएं हैं। आदि से मुक्त विचारपूर्ण और वाक्यबद्ध रचना गद्य कहलाती है। छंद, तुक, लय आदि से मुक्त यानी जिसमें ये सब चीजें नहीं हैं, और जिसमें सब चीजें ये हैं वह पद्य रचना होगी। जिसमें ये सब चीजें नहीं है, रहित नहीं है, वह वाक्यबद्ध रचना यानी वाक्यों में बंधी हुए शब्द को, अपनी अभिव्यक्ति के शब्दों को, जो भी आप कहना चाहते हैं, वाक्यों में बांध कर जो प्रस्तुति रखते हैं वह गद्य कहलाती है। दैनिक जीवन में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा का रूप गद्य ही होता है। गद्य रूप में इतिहास की रचना करना गद्य साहित्य कहलाता है। वस्तुतः मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के मानक रूप में साहित्यबद्ध रचना को हिंदी गद्य कहा जाता है। यानी जो ऐसी बोली है जो सहारनपुर, मेरठ के आसपास बोली जाती है और उसको साहित्य में बद्ध करना यानी उसमें ही साहित्य लिखना, रचना को हिंदी गद्य कहा जाता है। इसी मानक भाषा में पद्य रूप में भी की गई रचना पद्य साहित्य कहलाती है, यानी खड़ी बोली में जो यहाँ पर बोली जाती है। अब गद्य और पद्य में अंतर। हिंदी साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। यानी गद्य साहित्य जो भी आपको बताया, कथा, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा, संस्मरण,
तो ये सब आपके गद्य साहित्य में आते हैं। और पद्य साहित्य होता है कविता का। छंद दोठा, छंद सोठा, सवैया और भी कई प्रकार के छंद होते हैं या छंद मुक्त रचनाएं जो कविता के अंतर्गत आती हैं। गद्य साहित्य में लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जबकि पद्य साहित्य अनुभूति, उक्ति, वैचित्र, संप्रेषणीयता तथा अलंकार युक्त। क्योंकि गद्य तो सीधी सीधी भाषा में जैसा आप बोलते हैं वैसा ही लिख सकते हैं, केवल मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, आप कोई भी उद्धरण या उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन पद्य में क्या होता है, वह एक कवि की अपने संसार की अभिव्यक्ति कल्पना के साथ होती है, जबकि पद्य साहित्य अनुभूति, जो उसने अनुभव किया है वह अपनी कल्पना के सहारे उसको रोचक ढंग से अलंकार आदि से यानी सजावट करके, अलंकारों का प्रयोग करके, उसमें रस का प्रयोग करके ही उसको प्रस्तुत करता है। उक्ति, वैचित्र, संप्रेषणीयता यानी एक दूसरे को, संप्रेषण का अर्थ एक दूसरे, जैसे हमारी कही हुई बात को आप आसानी से समझ जाएं। क्योंकि कविता थोड़े ही शब्दों में कही जाती है, गद्य का विस्तार होता है लेकिन कविता का विस्तार नहीं होता। तो जो कवि कह रहा है उसमें संप्रेषणीयता हो, यानी कवि क्या कहना चाहता है, थोड़े से ही शब्दों में वो क्या बात अपनी रखना चाहता है, ये जब आसानी से समझ ले पाठक तो समझिए कि वही पद्य सबसे अच्छा है। अलंकार युक्त होता है। गद्य साहित्य में लेखक तर्क, बुद्धि, विवेक व चिंतन का प्रयोग नहीं कर पाता, उसमें कल्पना नहीं होती है, उसमें तो जो बात है उसको स्पष्ट रूप से वैसा ही कहा जाएगा। जबकि पद्य साहित्य में वह स्वतंत्र कल्पना की उड़ान भर सकता है। कवि अपनी कल्पना के उड़ान के आधार पर अपने विचारों को थोड़े से शब्दों में इतने सुंदर ढंग से प्रभावित करता है कि गद्य की अपेक्षा पद्य का प्रभाव हृदय पर शीघ्र पड़ता है, अत्यधिक अच्छा पड़ता है। गद्य साहित्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी सामान्यतः साधारण होते हैं, जबकि पद्य साहित्य में ये विशिष्ट होते हैं। विशेष प्रकार से वही बात गद्य साहित्य में सीधे सीधे लिखी दी जाएगी, लेकिन पद्य साहित्य में उसी को लिखने के लिए यही एक कला होती है, इसको कला का प्रयोग किया जाएगा। गद्य साहित्य में यथार्थ, वस्तुपरक व तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि पद्य साहित्य में वर्णन सूक्ष्म व संकेतात्मक होता है। वही अभी हमने जो ऊपर बताया है कि उसमें संप्रेषणीयता होनी चाहिए, आप समझ सके, हमारा पाठक समझ सके कि कवि क्या कहना चाहता है, क्योंकि उसमें शब्द सीमित होते हैं। इस प्रकार गद्य व पद्य दोनों ही विषय, भाषा, प्रस्तुति व शिल्प की दृष्टि से अभिव्यक्ति की पूर्णता दो भिन्न रूप हैं। अब अगला है आपका, अभी आपने इतना पढ़ा कि गद्य और पद्य किसे कहते हैं और मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, और वो दो प्रकार से करता है, एक गद्य और दूसरा आपका पद्य। हिंदी साहित्य इतिहास, अब भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना इतिहास कहलाता है। यानी जो भी अतीत काल में हमारी घटनाएं यानी हिंदी जो साहित्य में हो चुका है, जितने कवि हो चुके, उन्होंने क्या लिखा, क्या कहना चाहा, रीति मतलब जो उस समय की परिस्थितियां थी, तात्कालिक परिस्थितियां थी, समाज का जैसा भी रूप था, वो उसमें क्या कहना चाहता था और क्या कहा गया उस काल के कवियों के द्वारा, इन सब को भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के क्रमिक विकास का परिचय हमें हिंदी साहित्य इतिहास में मिलता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार साहित्य इतिहास एक स्वतंत्र विधा है, जिसका महत्व भी शैक्षणिक नहीं है। साहित्य इतिहास कवियों, लेखकों की नियमावली, यानी जो उसमें निर्दिष्ट नियम है, नामावली यानी उनके नाम, जीवन तथा समीक्षा आदि न होकर मानववाद पर एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये ऐसा लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ रचनाओं का क्रम इस प्रकार से है। अब इसमें इतिहास ग्रंथ ये दिए गए, इतिहास के लेखक ये, इनको 3 भाग और इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो पहला ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई, और इसके लेखक हैं हिंदुस्तानी, और इसके लेखक हैं गार्सा द तासी, यानी तासी फ्रेंच विद्वान थे। इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है।
अब ये आप अपने दिमाग में रखिए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि इससे आपका एक प्रश्न बन रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि तासी फ्रेंच विद्वान थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रथम लेखक माना जाता, तो प्रथम लेखक किसको, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसको माना जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका एक प्रश्न बन सकता है। अब आगे देखिए, दूसरा है आपका शिव सिंह सरोज, और इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इसके अंतर्गत कवियों के संक्षिप्त जीवन परिचय का संकलन है, यानी उसमें संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है, इकट्ठा किया है, संकलन है। ये 3 खंडों में विभक्त भूमिका, काव्य संग्रह तथा जीवन चरित्र, और ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी ये जो है शिव सिंह सरोज लिखा किसने है, इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। और इसके अंतर्गत इसमें क्या लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत कवियों के संक्षिप्त जीवन परिचय का संकलन है, यानी उनके संक्षिप्त जीवन के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। और ये 3 खंडों में विभाजित है, यानी बांटा गया है। और पहला है भूमिका, यानी उसके बारे में लिखा गया है। काव्य संग्रह, उनकी जो रचनाएं हैं उनको लिखा गया है, और फिर उनका जीवन चरित्र लिखा गया है। और इसका प्रकाशन जो है वो 1883 ईस्वी में हुआ था। तो इससे भी आपके 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि शिवराज सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, यानी इसके लेखक कौन है, और इस ग्रंथ में क्या क्या लिखा गया, इसको कितने भागों में बांटा गया, और उन जो भागों में बांटा गया है उनमें किस प्रकार से वर्णन है। तो प्रथम भाग में आपका भूमिका है, द्वितीय भाग में आपका काव्य संग्रह है, और तथा जीवन। और ये प्रकाशित कब हुआ, तो ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए बार बार, ताकि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं। और कंठस्थ हो जाएं, इसके साथ ही आप जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उन्हें आसानी से हल कर सकें। और ये तो ऐसा पाठ्यक्रम है जो आपके साथ हमेशा चलेगा। ये यही नहीं कि आप कक्षा 9 में पढ़ लेंगे तो बस, कक्षा 10, कक्षा 11, 12, ये इतिहास तो आपके साथ जब जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के साथ आपको ये सब काम में आने वाला पाठ्यक्रम है। तीसरा है आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये 11 अध्यायों में विभाजित है, इसको बांटा गया है। पहली बार कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार इसमें वर्णन है, और ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है आपका मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु श्याम बिहारी, गणेश बिहारी तथा शुक्रदेव बिहारी, ये मिश्र बंधु कहे जाते हैं। और ये 5000 कवियों का परिचय इसमें है। ये 4 भागों में बांटा गया है। 3 भाग वर्ष 1913 में तथा चौथा भाग वर्ष 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इस पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसकी दृष्टि ऐतिहासिक व प्रस्तुत वैज्ञानिक है। सही काल निर्धारण तथा नामकरण वर्ष 1929 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। अब आगे देखिए, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य इतिहास ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका वर्ष 1940 तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी वर्ष 1952। राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत उनके द्वारा लिखा हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वर्ष 1938। गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वर्ष 1965 आदि। अतः साहित्यकारों ने निबंध, आलोचना, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत आदि के ज्ञान को संप्रेषण के उद्देश्य से ही जन्म दिया था। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य के अत्यधिक विकास का प्रमुख कारण निरंतर नवीन विधाओं का जन्म व विकास है। तो इस तरह से आज के अंक में इतना ही। अब इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसमें कई प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो इनको आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुनिएगा तो समझ में आएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। और आप जो सुझाव देना चाहते हैं वह सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके सुझाव का मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। अब मैंने इस तरह से जो ये
प्रारंभ किया है पुस्तक से पढ़ाना। यदि आपको पसंद आए तो आप इस तरह से पढ़िए, अन्यथा आपको सुझाव दीजिए कि मैं किस तरह से आपको पाठ्यक्रम दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में उपस्थित होते हैं अगला पाठ लेकर। जय माँ भारती।